सीजन 5 वॉल्यूम 1 में हम सब ने ये देखा कि मैक्स कॉमा में और वो वेकना के माइंड एस्केप में एक केव में छुपी हुई है। जब हॉली व्हीलर वेकना की मेमोरी में जाती है तो वो देखती है कि एक 8 साल का बच्चा एक अंधेरी गुफा में है। केव में एक सोवियत स्पाई की बॉडी पड़ी हुई है और यंग हेनरी एक मेटेलिक ब्रीफ केस उठा रहा है। सीजन 5 का जो फाइनल एपिसोड अभी भी रिलीज हुआ है उसमें भी इस चीज को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं किया गया। इस चीज का जवाब सिर्फ और सिर्फ शैडो प्ले में रिवील है। 1943 की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। यूएस नेवी एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट रेनबो या फिर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यूएसएस एल्ड्रिज नाम के शिप को यूएस इनविजिबल बनाना चाहता था ताकि वो जर्मन से बच सके, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। शिप लिटरली पूरे तरीके से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है डायमेंशन एक्स यानी कि एबिस में, जिस जगह पे माइंड फ्यूहरर वेकना रहा करते। बट डेमोगॉर्गन ने पूरी की पूरी क्रू को मार दिया। सिर्फ एक आदमी बचा, कैप्टन ब्रेनर। हाँ गाइस, डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर के फादर। उस शिप में से लौटकर सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ब्रेनर ही वापस आ पाया और वो बहुत बुरे तरीके से घायल था। उसका फंडामेंटल ब्लड पूरे तरीके से चेंज हो गया था डायमेंशन एक्स के एक्सपोज के कारण। कैप्टन ब्रेनर ने बेड पर पड़े पड़े उसके बेटे मार्टिन ब्रेनर को ये सब कुछ बताया और डॉक्टर ब्रेनर ने ये डिसाइड किया कि वो उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करे। सन 1950 नेवाडा में डॉक्टर ब्रेनर ने एक सीक्रेट फैसिलिटी बनाई, उसको नाम दिया नेवाडा एक्सपेरिमेंट। उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य रह गया था, उस एल्ड्रिज वाले इंसिडेंट को रिक्रिएट करना और डायमेंशन एक्स को एक्सप्लोर करना। पर स्टोरी में भाई आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट। डॉक्टर ब्रेनर की खुद की रिसर्च टीम में एक साइंटिस्ट था जो कि सोवियत स्पाई निकला। उसने क्रूशियल टेक्नोलॉजी चुराई और नेवाडा के एक रिमोट केव सिस्टम में जाकर कहीं पर छुपा दी। वो टेक्नोलॉजी थी सेम ब्रीफ केस में जो हेनरी ने देखा था। दरअसल 1950s में क्रील फैमिली रिचल नेवाडा में रहती थी। ये नेवाडा का एक अलग एरिया था। 8 साल का छोटा सा हेनरी सिर्फ और सिर्फ उस केव में उत्सुकता वर्ष गया हुआ था। वो इस ब्रीफ केस को खोलता है और इसके बाद भाई जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो 12 घंटे के लिए डायमेंशन एक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वहाँ माइंड फ्यूहरर ने हेनरी को पहली बार देखा। माइंड फ्यूहरर के पार्टिकल्स ने हेनरी के ब्लड को पूरे तरीके से इन्फेक्ट कर दिया और यही प्रोसीजर हुई थी कैप्टन ब्रेनर के साथ और यहीं से हेनरी को अपनी पावर्स मिली थी पहली बार। पूरे 12 घंटे के बाद हेनरी नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आता है पर वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका था। उसके अंदर अब माइंड फ्यूहरर का इन्फेक्शन था। उस गुफा में जो सोवियत स्पाई था वो भी जिंदा बच जाता है, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से घायल होता है। लेकिन दोस्तों बात करें अगर मेन स्ट्रेंजर थिंग्स की तो उसमें सोवियत स्पाई जिंदा नहीं बचता। अब थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता है कि भाई हेनरी के लिए ये मेमोरीज इतनी ज्यादा डरावनी क्यों थी, क्योंकि यही वो मोमेंट था जब उसके अंदर से इंसानियत पूरी तरीके से गायब हो गई। वो 8 साल का मासूम बच्चा अब श्रापित हो चुका था माइंड फ्यूहरर की वजह से। माइंड फ्यूहरर ने उसे अपना वेसल बनाया, इसलिए वेकना इस मेमोरी से डरता है क्योंकि यहीं से उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इन सब में दोस्तों एक बहुत अच्छी बात होती है कि मैक्स मेफील्ड के लिए एक छुपने की जगह मिल जाती है। अगर वो छुपने की जगह नहीं होती तो शायद हम मैक्स मेफील्ड को आज जिंदा नहीं देख रहे होते। सीजन 5 में दोस्तों हम सबको ये पता चलता है कि हेनरी के ब्लड से ही ये सारे बच्चे बने हुए हैं। इन बच्चों में जो भी पावर्स है वो हेनरी का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। सीजन 4 में दोस्तों हम सब ने ये देखा कि डॉक्टर ब्रेनर हेनरी क्रील को हॉकिंस लैब में रखते हैं उसके ब्लड से 11 और बाकी बच्चों को पावर्स देने के लिए। लेकिन अभी भी बहुत बड़े बड़े सवाल दिमाग में है कि डॉक्टर ब्रेनर को हेनरी क्रील के बारे में कैसे पता चला, क्यों ब्रेनर इतना ऑब्सेस्ड था हेनरी से, रेनबो रूम का क्या कनेक्शन है। दरअसल मार्टिन ब्रेनर का पूरा मोटिवेशन था कैप्टन ब्रेनर। जब कैप्टन ब्रेनर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उसने यूएसएस एल्ड्रिज के बारे में बताया कि कैसे वो डायमेंशन एक्स में पहुंचा। वहां पर हमारी जैसी दुनिया के कोई भी लोग नहीं है, वहां पर होते हैं डेमोगॉर्गन्स। कैसे जब वो डायमेंशन एक्स में गया तो उसके ब्लड में चेंज आने लगा। ये सब सुनकर मार्टिन ब्रेनर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए। उसको प्रूव करना था कि वो डायमेंशन एक्स तक पहुंच सकता है क्योंकि उसके फादर ने उसके कारण बहुत सफर किया। वो ये समझना चाहता था कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसके बाद सबसे पहला कदम था नेवाडा की उस सीक्रेट फैसिलिटी को बनाना। उसके बाद वो फिलाडेल्फिया यानी कि वो यूएसएस एल्ड्रिज वाला एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिक्रिएट कर। पर जब उसकी टेक्नोलॉजी चोरी हो गई सोवियत द्वारा तो उसको समझ में आ गया था कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली। फिर उसने एक न्यूज सुनी, रिचल नेवाडा से एक 8 साल का बच्चा 12 घंटे के लिए गायब हो गया। जब वो बच्चा वापस आया तो वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था, तो पूरे तरीके से चेंज हो गया था। डॉक्टर ब्रेनर को ये बात समझ में आ गई थी कि ये बच्चा एक्सीडेंटली उस चुराई हुई टेक्नोलॉजी से डायमेंशन एक्स में गया और वहां से वापस भी आया। ब्रेनर ने हेनरी के बारे में पता लगाना चालू किया। वो जानता था कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उसने हेनरी के मेडिकल रिकॉर्ड चेक किए, ब्लड एकदम चेंज था। हेनरी की फैमिली को नेवाडा से बाहर रिलोकेट करवाया। हॉकिंस इंडियाना को चूज किया क्योंकि वहां पर डॉक्टर ब्रेनर की लैब थी जिसको हम सब हॉकिंस लैब के नाम से भी जानते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात कि हेनरी की मदर वर्जीनिया क्रील को ड्रग्स सप्लाई की, बेसिकली ट्रंकुलाइजर्स। वर्जीनिया के थ्रू हेनरी के सारे सीक्रेट्स जाने। उसने वर्जीनिया को ये कन्विंस किया कि उसका बेटा बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है अगर उसको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब एक माँ के लिए अपने बेटे से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। वो कॉर्पोरेट करने लगी डॉक्टर ब्रेनर के साथ। रेनबो रूम भी इन्हीं सबसे कनेक्टेड है। उस प्ले में प्रोजेक्ट रेनबो रिवील होता है और ये कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं,
वो यूएसएस एल्ड्रिज वाला ही एक्सपेरिमेंट था। ब्रेनर ने अपने लैब में जो रूम्स बनाए थे उन सबको नंबर दिया था, उनको ट्रेन किया था, उसमें से 11 भी एक थी और उसका उसने नाम रख दिया था रेनबो रूम एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर एक्सपेरिमेंट। क्या आपको पता है कि दोस्तों हेनरी क्रील की भी एक टाइम पर एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम है पैटी न्यूबी। सीजन 2 के दौरान जॉयस का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसने कि अपनी जान दांव पर लगा दी थी विल को बचाने के चक्कर में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बॉब की एक सिस्टर भी थी जिसका कभी कोई मेंशन नहीं किया गया मेन शो में। पैटी न्यूबी बॉब न्यूबी की अडॉप्टेड सिस्टर थी। वो 1959 में हॉकिंस हाई स्कूल में अभी आई हुई है। पैटी की जो रियल मदर थी वो फिजिकली अनफिट थी। इन सब के चलते हुए पैटी कभी नहीं जानती थी कि उसकी रियल मदर कौन है। वो फील करती थी कि वो आउटसाइडर अपने फादर से और बॉब से, इसलिए कभी भी वो हॉकिंस में फिट नहीं हो पाई। अक्टूबर 1959 आया जब हेनरी क्रील की फैमिली हॉकिंस शिफ्ट हुई। हेनरी क्रील फर्स्ट डे स्कूल में पैटी से मिला। दोनों के बीच में दोस्ती बहुत तेजी से हुई। हेनरी को ये लगता था कि वो श्रापित है अपनी पावर्स की वजह से। पैटी भी अपने आप को बहुत अलग अलग से समझती थी अपने एडॉप्शन की वजह से। दोनों की पसंद भी लगभग सेम थी, सुपर हीरोज, D&D, साई-फाई। धीरे धीरे ये एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करने लगे कि इनको कभी पता ही नहीं चला। पैटी के ऊपर ट्रस्ट कर हेनरी अपनी पावर्स उसको बताता है और इतने दिनों से हेनरी सोच रहा था कि वो इन पावर्स की वजह से श्रापित है। पैटी उसको ये समझाती है कि ये कोई श्राप नहीं बल्कि अजूबा है। वो इन पावर्स को कंट्रोल कर सकता है और इन पावर्स से कोई अच्छे काम कर सकता है। वो अकेला नहीं था, पैटी उसके साथ हमेशा थी। पैटी ने हेनरी से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उसकी बायोलॉजिकल मदर के बारे में कुछ पता कर। हेनरी फटाक से हाँ कर देता है। दोनों क्रील हाउस जाते हैं। पैटी का हाथ हेनरी पकड़ता है और उसको वॉइड में लेकर जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे 11 भी जाती है। उनको पैटी की मदर मिल जाती है। वो लास वेगास में स्टार बस्ट कैसीनो में सिंगर है। अब उसकी मदर के बारे में ये लोग थोड़ा बहुत पता कर ही रहे होते हैं, इतने में माइंड फ्रेयर को ये बात पता चल जाती है। वो पैटी की मदर के थ्रू हेनरी से बात करता है। हेनरी कंट्रोल खो देता है। उसी टाइम प्रिंसिपल ल्यूबी क्रील हाउस पहुंच जाते हैं क्योंकि बहुत देर से उनकी बेटी मिसिंग थी और वहां जाकर भाई वो जो चीज देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। हेनरी हवा में फ्लोट कर रहा था। प्रिंसिपल ल्यूबी अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पर जाते हैं लेकिन हेनरी को भाई ये बात पसंद नहीं आती। माइंड फ्रेयर पजेस्ड हेनरी न्यूबी के ऊपर अटैक कर देता है। वो प्रिंसिपल न्यूबी की आंखें खराब कर देता है, सेम स्टाइल में जिस तरीके से वेकना अपने विक्टिम्स के साथ किया करता था। याद होगा दोस्तों सीजन 4 के दौरान उसके विक्टिम्स पर जब वो अटैक करता था तो उनकी आंखें ऊपर की ओर चली जाती थी। और यहाँ से दोस्तों हमको एक बात और पता चलती है कि पहली बार विल ने माइंड फ्रेयर को नहीं देखा था, प्रिंसिपल न्यूबी ने देखा था। हॉस्पिटल में प्रिंसिपल न्यूबी अब पूरे तरीके से अंधे हो चुके हैं। अपने हाथ के अंदाजे से धीरे धीरे कर स्केच बना रहा है और वो स्केच किसी और का नहीं माइंड फ्रेयर का होता है। डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को हॉकिंस लैब में ले जाने ही वाले होते हैं लेकिन इन सबसे पहले इन दोनों की एक आखिरी मुलाकात होती है। जॉयस का स्कूल प्ले चल रहा है, डार्क ऑफ द मून। हेनरी वहाँ पर पहुंचता है क्योंकि वो पैटी को आखिरी बार देखना चाहता था। वो पैटी से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदर के बारे में पता लगा लिया, वो लास वेगास के स्टार बस्ट कैसीनो में है, तुम्हें हॉकिंस छोड़कर अपनी मदर के पास जाना चाहिए। लेकिन पैटी हेनरी से कहती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद माइंड फ्रेयर हेनरी के ऊपर दोबारा कंट्रोल ले लेता है। वो पैटी को स्टेज से नीचे धक्का दे देता है। इसके बाद दोस्तों पैटी बच तो जाती है लेकिन वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती है। हेनरी के अंदर आखिरी जो एक उम्मीद की किरण थी वो भी हमेशा के लिए बुझ जाती है। पैटी एक आखिरी पर्सन थी जिसने कि उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया था, वो भी उसकी लाइफ से चली जाती है। माइंड फ्रेयर हमेशा के लिए हेनरी को पजेस कर लेता है। सीजन 5 के दौरान जब मैक्स मेफील्ड हेनरी के एक मेमोरी में जाती है तब वहाँ उसको एक पोस्टर मिलता है। इस पोस्टर के पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है। जॉयस मेल्डोनाडो यानी कि जॉयस का शादी से पहले का नाम, वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसको स्कॉलरशिप मिले इंडियानापोलिस कॉलेज के लिए ताकि वो हॉकिंस छोड़कर अपना आगे का कैरियर परस्यू कर सके। उसका बॉयफ्रेंड है लोनी बायर्स जो कि आने वाले समय में एक बहुत ही टॉक्सिक हस्बैंड में तब्दील होने वाला है, जो वहाँ पर बहुत ही एक रिबेलियस बच्चा है। उसका रिलेशनशिप उसके फादर से कभी भी ठीक नहीं रहा। उसके फादर भी एक पुलिस चीफ है जो वहाँ पर भी हॉकिंस छोड़ना चाहता है ताकि वो वियतनाम जाकर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन प्रूव कर सके। बॉब न्यूबी एक बहुत ही प्यारा सा आदमी है। वो जॉयस पे सीक्रेटली क्रश रखता है पर कभी उसने उसको बोला नहीं। वो अपनी सिस्टर पैटी न्यूबी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। जब हॉकिंस के अलग अलग घरों में बहुत ही रहस्यमय तरीके से जानवर मरने लगे तो टेंशन भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल ये सारी की सारी चीजें हेनरी क्रील की वजह से हो रही थी। वो माइंड फ्रेयर के कंट्रोल में था। सबको ये लगता है कि विक्टर क्रील रिस्पॉन्सिबल है इन सारी किलिंग्स के लिए। वो प्लान बनाते हैं कि प्ले के दौरान विक्टर को पकड़ेंगे और ये कन्फेस करवाएंगे कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा था। वो प्ले की रात आती है और ये तीनों लोग अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। अब ये लोग पकड़ना चाहते थे विक्टर को लेकिन गलती से ये पकड़ लेते हैं लॉनी यानी कि जॉयस के बॉयफ्रेंड को। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही प्ले है जहाँ पर कि हेनरी पैटी से आखिरी बार मिलने गया था। एक बार हेनरी ने पैटी को स्टेज से नीचे फेंक दिया था और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। जब जॉयस, हॉपर और बॉब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। पैटी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड थी, हेनरी हवा में लटक रहा था, इसलिए वो ये एज्यूम करते हैं कि विक्टर क्रील ही असली मुजरिम है। क्योंकि बाद में वर्जीनिया और एलिस भी मर जाते हैं
क्रील हाउस में। सीजन 4 में एडल्ट हॉपर और जॉयस को पता चलता है क्रील मर्डर्स के बारे में, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली टीनेजर्स के टाइम पे उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थे। हॉपर और जॉयस ने एक्चुअल क्राइम सीन देखा था 1959 में, पर इन सब की फुल पिक्चर उनके दिमाग में कभी थी ही नहीं, क्योंकि जब वो क्राइम सीन पर पहुंचे थे तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। बाद में हॉकिंस में जब बच्चे गायब होने लगे, कई बच्चे तो मारे भी गए, तो फिर से कड़ी से कड़ी दोबारा जुड़ी। तो हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से थे टॉप 4 इवेंट्स जो कि मेन सीरीज को कनेक्ट करते हैं फर्स्ट शैडो प्ले से। लेकिन अभी भी ऐसे कई इवेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। उनके बारे में दोस्तों अगर आपको जानना है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, तो प्लीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हाँ यार, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में भाई अपनी कोई सीरीज या मूवीज बताना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाले समय में हम उस पर भी एक वीडियो प्रॉपर बना पाए। चलिए खैर, मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।